स्वागत है आपका विनीता मलिक की तरफ से मोक्षिका चैनल पर। जैसा कि महाभारत पाठ 9 में आपने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों हुई थी, तो अब आगे पाठ 10 लाख का घर। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र में उसने एक लाख का घर बनवाया था। भीमसेन के शरीर बल से और अर्जुन की कुशलता और युद्ध निपुणता को देखकर दुर्योधन हर वक्त जलता ही रहता था। वह उन्हें मारने की और उनका विनाश करने की हमेशा मंत्रणा में लगा रहता था। इस कुमंत्रणा में उसके मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। दोनों उन्हें उल्टी उल्टी सलाह देते रहते थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान तो थे ही, परंतु अपने भतीजों से वह स्नेह तो करते थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण वह उसको कुरास्ते पर चलने से रोक नहीं पाए। कुरास्ता मैंने बुरे रास्ते पर चलने से उसे रोक नहीं पाते हैं। यह कारण जानते हुए भी दुर्योधन की बुरे रास्ते पर चल रहा है, धृतराष्ट्र हमेशा उसका साथ देता रहता है और मामा शकुनी उसे बुरे रास्ते पर चलने की हमेशा सलाह देता रहता था। इधर पांडवों की लोकप्रियता और लोगों में उनकी वाहवाही बढ़ती जा रही थी। चौराहों तथा सभी समाज के लोग यह कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने का अधिकार तो केवल युधिष्ठिर को ही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। इस कारण छोटे भाई पांडु को सिंहासन पर बिठाया गया था, लेकिन अकाल मृत्यु हो जाने के कारण, अकाल यानी बिना समय के, यानी जवानी में ही उनकी मौत हो जाती है। इस कारण उनको धृतराष्ट्र को यह सत्ता सौंप दी गई थी। धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे, तो फिर अब धृतराष्ट्र के बाद युधिष्ठिर ही राजकाज संभालने के लायक है। सभी समाज में लोगों में यही चर्चा थी कि युधिष्ठिर ही एक न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं और उन्हें ही राजा बनाया जाए। यह लोकप्रियता देखकर दुर्योधन और ईर्ष्या से कूढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन कहता है, हे पिताजी, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित हो गए और पांडु को राजा बना दिया गया। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई थी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर कई पीढ़ियों तक हम तो राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहन नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने उसकी बातें सुनी। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, हे बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान प्रेम करता है, अपने पिताजी के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत अधिक चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना, केवल पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकेगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञ को अपने पक्ष में मिला दिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाते और पांडवों के खिलाफ उनको भड़काने लगे। इनमें सबसे ऊपर नाम था कर्णिक नामक ब्राह्मण का।
वह कर्णिक ब्राह्मण शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीति की चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण दिए, अनेक सबूतों से, अनेक दलीलों से उस बात की पुष्टि की और कहा, हे राजन, जो धन संपत्ति से पूर्ण है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है। पांडव आपके भतीजे हैं, भतीजे यानी आपके भाई के बेटे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं। इस कारण अभी से आप चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र ने विचार किया और दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, अगर आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज देंगे तो नगर और राज्य में हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी प्रकार पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर दबाव बनाए रखते। धृतराष्ट्र उनकी बातों में आकर आखिरकार कमजोर पड़ जाते हैं और लाचार होकर अपने बेटे की सलाह को मान लेते हैं। अब दुर्योधन के जो पृष्ठपोषक थे, पृष्ठपोषक मैंने जो उनको पीछे से उकसाते थे, वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताते हैं और दुर्योधन उन्हें बातों में आ करके वारणावत की सुंदरता और खूबियों का बखान पांडवों के समक्ष करवाता है। पांडवों का भी जी ललच जाता है। वह वारणावत की शोभा को सुन सुनकर, वहाँ की सुंदरता की बातें सुन सुनकर इतने उत्सुक हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर जाने के लिए धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनुमति लेनी पड़ती है और वे वारणावत के लिए रवाना हो चलते हैं। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन प्रफुल्लित हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और मामा शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती को मारने के उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलवाया। दुर्योधन का मंत्री पुरोचन था और गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने सारा कार्य सफलतापूर्वक करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए चला गया। बहुत तेज चलने वाले रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से भी पहले वारणावत में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का प्रयोग करके एक सुंदर भवन बनवा देता है। पुरोचन उनसे भी बहुत समझदार निकला। इस बीच अगर पांडव वहाँ पर जल्दी पहुँच जाते तो उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने पहले से ही कर दिया था। दुर्योधन की यह योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने के लिए न्योता जाए और जब वे बिल्कुल संशय रहित हो जाएं कि उन्हें इतना आराम मिले वहाँ पर रहते रहते, तो एक दिन रात में भवन में आग लगा दी जाएगी और पांडव जलकर राख हो जाएंगे और किसी का भी शक दुर्योधन पर नहीं जाएगा। इस प्रकार दुर्योधन ने युधिष्ठिर यानी सभी पांडवों को मारने की सलाह बनाकर ही एक लाख के भवन का निर्माण करवाया था। फिर मिलते हैं पाठ 11 में। धन्यवाद।